डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पहाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम बायोजियोकेमिकल साइकिल के नेक्स्ट जो साइकिल है फॉस्फोरस साइकिल, उसके बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बता चुका हूँ, और आज हम फॉस्फोरस साइकिल के बारे में बात करेंगे कि जो फॉस्फोरस साइकिल है वो क्या होता है और किस प्रकार से जो एटमॉस्फेयर है या एनवायरनमेंट है उसके अंदर अपनी कैसे भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले हम फास्फोरस की जो साइकिल है उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि जो फास्फोरस साइकिल जो होता है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर फास्फोरस का मूवमेंट जो होता है वो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर, इनके मध्य में जो फास्फोरस का मूवमेंट है उसको हम फास्फोरस साइकिल कहते हैं। तो सीधे सीधे शब्दों में हम ये कहेंगे कि जो फास्फोरस साइकिल है वो लिथोस्फीयर या हम इसको ऐसे कहेंगे कि फास्फोरस साइकिल के अंदर फास्फोरस का लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर के मध्य में जो मूवमेंट है या गमन है उसको हम फास्फोरस साइकिल के अंदर लेते हैं। दूसरी बात कि जो फास्फोरस साइकिल है उसको हम कैसे बताएंगे या कैसे फास्फोरस साइकिल का कार्य क्या है, ये क्या काम में आता है। तो जो फास्फोरस साइकिल है वो एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है जो जीवित जंतु हैं उनके बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट का कार्य करता है। इसका एक महत्वपूर्ण रोल रहता है डीएनए और आरएनए के फ्रेमवर्क में। जो डीएनए और आरएनए होता है सभी जीवों के अंदर, उसके निर्माण में फास्फोरस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अतिरिक्त इसमें एटीपी के निर्माण में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित रहती है वहाँ पर भी इसका फास्फोरस का महत्वपूर्ण रोल रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो 80% फास्फोरस है ह्यूमंस के अंदर या मनुष्य के अंदर, जो 80% फास्फोरस जो होता है वो दांतों के अंदर और हड्डियों के अंदर रहता है। फॉस्फोरस साइकिल जो है एक वेरी स्लो प्रोसेस है। जैसा कि हम पहले ऑक्सीजन साइकिल के अंदर या हाइड्रोजन साइकिल के जो वाटर साइकिल है उसमें, या नाइट्रोजन साइकिल इसके पहले जो हमने बात की है उसमें, जैसा कि हमने देखा कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाला जो पार्ट है वो एक गैसीय फॉर्म में है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो गैसेज हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहती है। तो यहाँ पर जो फास्फोरस है वो एक जो पूरा साइकिल जो होता है वो एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, जिसमें इसके अतिरिक्त इसमें जो वेदर है वो भी जो है इसकी जो प्रोसेसेस हैं उनमें हेल्प करता है। जैसे कि जो फास्फोरस रॉक के अंदर पाया जाता है, चट्टानों में या भूमि के अंदर पाया जाता है, वहाँ पर जो वेदर होता है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट इसमें जो फास्फोरस होता है वो एक कार्बनिक पदार्थ के रूप में सोइल में जो रहता है, तो बहुत सारे जो प्लांट्स वगैरह हैं वो इसको एब्जॉर्ब करते हैं सोइल के अंदर से। जो फास्फोरस के अंदर जो और दूसरे भी कंपाउंड के साथ ये मिला हुआ रहता है, जैसे लैंड के अंदर, भूमि के अंदर जो है, तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है कोई ऐसा ज़्यादा इसके अंदर रोल जो है इस फास्फोरस साइकिल के अंदर नहीं होता है। जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं, ये एक फास्फोरस साइकिल का डायग्राम है जिसके अंदर आप देखते हैं कि जो प्लांट्स वाला जो पार्ट है, ये वो जो पार्ट है, यहाँ पे जो प्लांट्स की जड़ें होती है वो फास्फोरस को एब्जॉर्ब कर लेती है। कि जो सॉइल के अंदर जो फास्फोरस है या वेदर के द्वारा जो रॉक से जो फास्फोरस डिपॉजिट हो रहा है वो भी सॉइल के अंदर मिलता है, या फिर जो डिकम्पोजर्स हैं यानी कि जो एनिमल्स और प्लांट जब मरते हैं तो उनका जब अपघटन करना होता है, तो जो बैक्टीरिया है उनके द्वारा या और अन्य के द्वारा जब इसका अपघटन किया जाता है डेड बॉडीज का, तो जो वहाँ से
जो फास्फोरस होता है वो भी सोइल के अंदर मिल जाता है। तो इस प्रकार से जो प्लांट होते हैं वो प्लांट अपनी जड़ों के द्वारा और जो भूमि के अंदर जो सोइल के अंदर जो फास्फोरस होता है उसका ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ ये फास्फोरस का जो ये उपयोग होता है। नेक्स्ट जो अंडरग्राउंड फास्फोरस है या वो भी दूसरा जो वाटर के द्वारा फास्फोरस जो पानी के द्वारा आया वो भी धीरे धीरे या फर्टिलाइजर्स के द्वारा या हम भूमि के अंदर जो फर्टिलाइजर डालते हैं वहाँ से भी ये फास्फोरस जो होता है सेडिमेंट के रूप में, अवसादी के रूप में या चट्टान, अवसादी चट्टानों के रूप में जो है नीचे चला जाता है। वहाँ पर जो रॉक बनती है, जैसा आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ से ये जो सेडिमेंट है वहाँ पे भी रॉक फॉर्मेशन होता है। तो ऐसा बहुत सारी प्रक्रियाओं के द्वारा जो फास्फोरस या फॉस्फेट के रूप में जो चट्टानों के रूप में नीचे जमा हो जाता है और उसके बाद में जो भूगर्भीय अपलिफ्ट रिएक्शंस होती है उनमें जो रॉक है वो धीरे धीरे ऊपर नीचे होती रहती है। तो वहाँ से फिर ये जो फास्फोरस होता है वो इस तल तक पहुँचता है। तो ऐसी ये जो प्रोसेस होती हैं इसमें बहुत लंबा समय जो है फास्फोरस को इस तल पर आने में लगता है, जबकि जो नाइट्रोजन का या हम कार्बन का जो देखते हैं तो वहाँ पे वो इसके बनस्पत बहुत एक्टिव गैसेस रहती हैं और वो साइकिल जो है तुरंत चलती है। तो ये एक स्लो प्रोसेस है जो धीरे धीरे बहुत ही धीमी प्रक्रिया से जो फास्फोरस है वो जमा होता है और इस तल तक बाहर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि जो इसके स्टेप्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स फास्फोरस साइकिल के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर हम प्रमुख रूप से 4 स्टेप्स की बात करेंगे कि जो फास्फोरस चक्र है उसके अंदर 4 प्रमुख इम्पोर्टेंट स्टेप होती है। एक तो वेदरिंग, दूसरा जो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्प्शन अवशोषण किया जाता है फास्फोरस का, तीसरा जो होता है कि एनिमल्स के द्वारा जो अवशोषण किया जाता है किस प्रकार से किया जाता है, और जो लास्ट स्टेप इसका होता है कि जो फास्फोरस है वो किस प्रकार से डिकम्पोज होने के बाद में या प्लांट्स के या एनिमल के मरने के बाद में किस प्रकार से पुनः वातावरण में चला जाता है। तो इस प्रकार एक साइकिल चलता है। तो हम यहाँ पे जो फास्फोरस की जो स्टेप्स हैं इस साइकिल की, फास्फोरस साइकिल की, उनका एक एक के बारे में हम बात करते हैं। जैसे वेदरिंग है, तो यहाँ पर वेदरिंग जो वेदर जो होता है फास्फोरस, जैसा कि हम मानते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में रॉक्स में जो है अत्यधिक मात्रा में ये पाया जाता है। अब ये फास्फोरस साइकिल जो है यहाँ से फास्फोरस कैसे निकलेगा, तो जो मौसम है इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। वेदरिंग के कारण जो फास्फोरस है वो रॉक से निकलता है, चट्टानों का जो टूटना होता है मौसम के कारण, तो वहाँ से जो रॉक टूटती है तो जो फॉस्फेट साल्ट होते हैं वो यहाँ से निकलते हैं और फिर ये यहाँ से ग्राउंड पर और आते हैं और वहाँ से फिर वो सोइल में मिक्स हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था कि जो फास्फेट वेदर के द्वारा या फर्टिलाइज़र के द्वारा या मैन मेड एक्टिविटीज़ के द्वारा जो सेडिमेंटेशन होता है फास्फोरस का, यानी कि चट्टानों के रूप में वो जमा होते हैं, तो धीरे धीरे उनके ऊपर वेदर की जो रिएक्शन होती है उसके बाद में वो धीरे धीरे जो है ग्राउंड लेवल पर आते हैं, यानी कि सतह पर आते हैं और वो फिर उनमें जो है सोइल जो होता है मिट्टी में वो मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से जो वेदरिंग वाला फर्स्ट स्टेप है कि जो फास्फोरस का सोइल तक पहुंचना, तो ये सोइल में मिल जाते हैं और वहाँ से फिर दूसरा स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के द्वारा उसका अवशोषण कैसे किया जाता है। तो इसमें जो फॉस्फेट साल्ट होते हैं वो या तो वाटर में डिजोल्व होते हैं या फिर उनको डिजोल्व होकर जो है फिर प्लांट्स के द्वारा उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो यहाँ पे जो अमाउंट होता है फास्फोरस का जो सोइल के अंदर प्रेजेंट है वो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि जो सबसे ज़्यादा मात्रा जो होती है सेडिमेंटेशन के द्वारा जो जल के अंदर है या समुद्र के अंदर है वहाँ पर फास्फोरस की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है, लेकिन जितनी मात्रा वो जमा समुद्र के अंदर है उससे बहुत ही कम मात्रा में वो स्थल पर आएगी। तो
स्थल पर भी वो तब आएगी, बहुत लंबा प्रोसेस इसके अंदर चलता रहता है कि जब वो रॉक्स जो है अपलिफ्ट होगी या उनमें कोई भूगर्भीय रिएक्शंस होगी तब जाके वो वहाँ पर आता है। तो इसी के कारण क्या होता है कि जो किसान है वो किसान जो फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं जिसके अंदर फास्फेट की मात्रा होती है अपने एग्रीकल्चर कार्य के लिए, तो वहाँ पे फार्मर इसीलिए जो है फॉस्फेट की मात्रा डालते हैं, एक्स्ट्रा में वो फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं क्योंकि सोइल के अंदर फॉस्फेट की मात्रा अत्यधिक कम होती है। तो इसीलिए प्लांट्स के द्वारा जो सोइल में होता है वो तो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, लेकिन चूंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में हमने बात की थी बहुत पहले वाली वीडियो में, जब मैंने आपको बताया था कि जो सीमाकारी कारक होते हैं उन सीमाकारी कारकों की ठीक तरह ही जो फॉस्फेट है वो भी यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर्स का कार्य करता है। अगर उसको पर्याप्त मात्रा में अगर प्लांट्स को फॉस्फेट नहीं मिल पाता तो उनकी ग्रोथ जो है रुक जाती है, उनमें जो ग्रोथ रुक जाने के कारण जो खेती की उपज है उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, वहाँ पर भी उसकी उपज पूरी नहीं मिल पाती तो उससे किसानों को लॉस होता है। तो इस कारण से जो किसान है वो अपने खेती में कार्य के लिए फॉस्फेट की फर्टिलाइजर्स के रूप में कार्य करते हैं। जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं वो इनऑर्गेनिक फास्फोरस को जो है ग्रहण करते हैं, कहाँ से कि जो वाटर की जो नीचे की लेयर जो होती है वहाँ पर जो जल के अंदर जो घुला हुआ है फॉस्फेट उसको जो जलीय प्लांट है वो वहाँ से ग्रहण करते हैं। हालांकि जो फास्फेट साल्ट हैं वो जल के अंदर प्रॉपरली डिजोल्व नहीं होते हैं, घुलनशील नहीं होते हैं, और इसलिए जो इकोसिस्टम के अंदर जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वहाँ पर जो प्लांट की ग्रोथ है वो प्रभावित होती है क्योंकि ये पूरी तरीके से डिजोल्व जो है नहीं हो पाता है। नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट जो हम बात करेंगे वो है एब्जॉर्प्शन बाय एनिमल्स, यानी कि जो फास्फोरस है उसका जंतुओं के द्वारा एब्जॉर्ब कैसे किया जाता है। जैसा हमने पहले प्लांट के बारे में बात की कि प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कैसे किया जाता है, अब हम बात करते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनमें फास्फोरस को किस प्रकार से एब्जॉर्ब किया जाता है। देखिए जो प्लांट हैं उनके द्वारा फास्फोरस एब्जॉर्ब किया जाता है, और क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं। अब जो जंतु प्लांट को खाते हैं या ऐसे जंतु जो प्लांट खाते हैं और उनको दूसरे एनिमल खाते हैं, यानी कि या तो प्राथमिक उपभोक्ता हो सकते हैं या वे द्वितीय उपभोक्ता हो सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर हो सकते हैं या सेकेंडरी कंज्यूमर हो सकते हैं, क्योंकि फूड चेन के द्वारा भी जो है फास्फोरस एक खाद्य जाल के रूप में जो है एक स्टेप से दूसरे स्टेप में, यानी कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में चला जाता है। तो अब यहाँ पे जो एनिमल्स के द्वारा जो एब्जॉर्ब कैसे किया जाता है, या तो एनिमल्स प्लांट को खा रहे हैं या उस एनिमल को खा रहे हैं जो प्लांट ईटिंग एनिमल है, यानी कि जिसने प्लांट को खाया है, तो वो इनडायरेक्टली जो है फास्फोरस एक साइकिल के द्वारा प्लांट से एनिमल में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो रेट ऑफ फास्फोरस साइकिल की है वो प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर जो है तेज गति से होती है, बजाय किसके कि जो रोक वाला फास्फेट है वो स्थल पर आएगा। तो जो सेडिमेंटेशन वाला फास्फेट है उसकी तो एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन जो प्लांट में फास्फोरस आ गया वो एनिमल्स में बहुत तेज़ी से चला जाता है। कैसे चला जाता है वो मैंने आपको बता ही दिया कि प्लांट जो होते हैं वो प्राइमरी जो प्रोड्यूसर होते हैं, और प्रोड्यूसर को जो का जो भक्षण करता है वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, और प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाता है वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाता है। तो इस स्टेप से ये जो फास्फोरस है वो प्लांट से एनिमल में चला जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो रिटर्न ऑफ फास्फोरस बैक टू द इकोसिस्टम, कि कैसे इकोसिस्टम के अंदर ये फास्फोरस जो सोइल प्लांट एनिमल के अंदर आया था वो अब वातावरण में किस प्रकार से जाएगा, क्योंकि तभी ये साइकिल पूरा होगा कि जहाँ से जो चीज़ ली है वो उसी जगह पे पहुँच जाए तो वो एक साइकिल कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे हम
जो फॉस्फोरस की बात करते हैं कि किस प्रकार से ये इकोसिस्टम में बैक होगा, तो जब प्लांट और एनिमल मरते हैं, क्योंकि प्लांट भी डेड हो जाते हैं एक स्टेज के बाद में, और एनिमल भी डेड होते हैं या बीच में किसी कारण से भी हो सकते हैं, तो ये जो डेड मटेरियल हैं प्लांट का और एनिमल का, इनको सूक्ष्म जीवों के द्वारा इनका अपघटन किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके द्वारा इनका डिकम्पोजिशन किया जाता है। तो अब यहाँ क्या होगा, इस प्रोसेस के अंदर जो ऑर्गेनिक फॉर्म था फास्फोरस का, वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ऑर्गेनिक फॉर्म का मतलब है कि जो जीवों में फास्फोरस पाया जाता है वो ऑर्गेनिक अवस्था में है। अब जब ये ऑर्गेनिक अवस्था में मरने के बाद में जो पार्टिकल्स, जो बॉडी के जो एलिमेंट्स हैं उनको वातावरण में मिलना होता है, ठीक वैसे ही जो फास्फोरस होता है वो भी कन्वर्ट हो जाता है इनऑर्गेनिक फॉर्म में। और फिर ये इनऑर्गेनिक फॉर्म कहाँ जाता है, क्योंकि मरने के बाद में सोइल में जाएगा, जो डिकम्पोजिशन है वो उसका सोइल के अंदर ही होगा। तो ये या फिर वाटर के अंदर होगा, वाटर में एनिमल मरा है तो वाटर के अंदर होगा, और सोइल के अंदर मरा है तो, या प्लांट है या एनिमल है तो उसका डिकम्पोजिशन उसी स्टेज में होगा। तो सोइल और वाटर में ये वापस फास्फोरस मिल जाता है, यानी कि जहाँ से लिया था हमने या प्लांट ने वो वहीं पे मिल जाता। तो ये साइकिल जो सोइल और वाटर में मिलने के कारण वापस पुनः ये चला जाता है फिर सेडिमेंट्स में, रॉक्स के अंदर, फिर अगेन ये जो है फिर इनमें प्रोसेस होती है, फास्फोरस वेदरिंग की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है, और इस तरीके से ये फास्फोरस साइकिल जो होता है वो ओवर हो जाता है। तो यहाँ पर हम इस साइकिल के अंदर मेन जो बात है वो यही है कि एक तो फास्फोरस जो होता है लिमिटिंग फैक्टर की तरह कार्य करता है, प्लांट की ग्रोथ को प्रभावित होता है, और इसमें जो फास्फोरस की प्रमुख जो स्टेप होती है वो एक तो वेदरिंग होती है, एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट होता है, दूसरा एब्जॉर्प्शन बाय एनिमल के द्वारा अवशोषण, और जो चौथा स्टेज होता है वो बैक टू द एनवायरनमेंट की रिटर्न कैसे होगा जो फास्फोरस का वापस एनवायरनमेंट के अंदर, तो उस स्टेज को हम कहते हैं कि रिटर्न टू द एनवायरनमेंट थ्रू डिकम्पोजिशन। तो इस प्रकार से ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें हम बात करते हैं कि ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन फॉस्फोरस साइकिल। अब इस साइकिल का जो मनुष्य के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, तो ये हम देखते हैं कि इसके अंदर कि बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जैसे कि खाद का उपयोग, और जो आर्टिफिशियल यूट्रोफिकेशन, ये सब मैंने आपको बताया था। यूट्रोफिकेशन कल भी मैंने आपको बताया था। यूट्रोफिकेशन का मतलब है, इसका हम अगर वैसे लें तो इसको हम सुपोषण भी कह सकते हैं, लेकिन सुपोषण का मतलब ये है कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फेट और जो ये चीज़ें जो होती है पोषक तत्वों वाली, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर सोइल वाटर के अंदर मिल जाती है तो वहाँ पर एक ब्लूम पैदा हो जाता है, एक एल्गी बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ कर जाती है। उसके कारण जो है पूरा जो एक्वेटिक सिस्टम है वो टॉक्सिक हो जाता है, जहरीला हो जाता है। तो यहाँ जो मैन मेड एक्टिविटीज़ जो हैं उनके कारण, क्योंकि एक्सेस मात्रा में फर्टिलाइजर्स का उपयोग कर रहे हैं या और किसी तरीके से जो है बहुत सारा फास्फोरस साइकिल के द्वारा जो फास्फोरस जा रहा है वाटर के अंदर, वो कहीं ना कहीं जो है टॉक्सिक इफेक्ट डालता है। फास्फोरस फर्टिलाइजर जो होते हैं वो फास्फोरस का लेवल इंक्रीज करते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं तो जो सोइल की फर्टिलिटी है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है, जो कि बहुत ही नुकसानदायक होती है। और उसका नुकसान ये भी होता है कि जो मिट्टी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव जो रहते हैं, वो भी उससे नष्ट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मिट्टी की उर्वरा क्षमता है वो भी इस साइकिल से ज़्यादा एक्सेस मात्रा में होने से उस पर प्रभाव पड़ता है। बहुत सारा जो हम वेस्ट मटेरियल वाटर बॉडीज़ के अंदर डालते हैं, वो भी जैसा मैंने आपको पहले बता दिया कि जो एक्वेटिक लाइफ है या जो जलीय जंतु है उनके ऊपर भी प्रभाव डालता है। जो भोजन है वो बहुत सारे बड़े बड़े शहरों के अंदर जो है शिपिंग के द्वारा ले जाया जाता है, उसमें बहुत फास्फोरस की जो मात्रा होती है वो पानी के अंदर डाल दिया जाता है। तो जो वर्ड मैंने आपको कहा था कि यूट्रोफिकेशन या सुपोषण जो होता है
वो बहुत ज़्यादा मात्रा में फास्फोरस या नाइट्रोजन या और दूसरे जो पदार्थ हैं उनका अगर वाटर के अंदर जाना होता है तो जो वनस्पति जो उसके अंदर उग रही है या जो एल्गी जो है उसके लिए तो वो पोषण का कार्य करेगा, लेकिन वो पर पूरे एक्वेटिक सिस्टम को प्रभावित कर देता है क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में वो हो जाता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो दूसरे जीव जंतु जो है वो उसमें पनप नहीं पाते। तो इस क्रिया को हम एल्गल ब्लूम कहते हैं या डाई कहते हैं, क्योंकि ये कभी कभी पानी का लाल रंग बहुत ज़्यादा लाल रंग भी हो जाता है, वो भी इसी कारण से होता है। थैंक यू।